हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। आज हम लोग इवोल्यूशन के टॉपिक को आगे मैं बढ़ाने जा रहा हूं और आज आपके लिए मैं ला रहा हूं वेरियस एविडेंसेस। इसके पहले हमने कुछ एविडेंसेस की बात की थी आपसे, तो आज उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले आता है बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस को सबसे पहले डार्विन के द्वारा क्लियरफाई किया गया था। एक्चुअली डार्विन ने एक वॉइस पे गए थे। डार्विन जो थे ना, एक वॉइस पे गए थे और जो शिप का नाम था उसका नाम था HMS बीगल। ये सब डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। HMS बीगल पे गए थे वो, और किस साइट पे गए थे तो गैलापागोस आइलैंड पे गए थे वो, और साथ में ऑस्ट्रेलिया का भी उन्होंने टूर किया था, ट्रिप था उनका। तो उन्होंने गैलापागोस आइलैंड पे फिंचेस देखा था, ओके। और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिलियल जो थे, ऑस्ट्रेलिया का जो मार्सुपिलियल एनिमल्स जो है, और साथ में प्लेसेंटल मैमल ऑफ एनिमल्स, ये सारे सोर्सेस के हिसाब से उन्होंने एडेप्टिव रेडिएशन को ऑब्जर्व किया था। कहने का मतलब क्या है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को उन्होंने ऑब्जर्व किया था। ऐसे हम लोग जब डार्विन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उस समय मैं ये सारा डाटा आपके लिए उपलब्ध कर दूंगा। फिलहाल हम लोग को समझना है यहाँ पे कि बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस मतलब क्या, कि ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसा बोला जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता भी होगा इसके बारे में थोड़ा, कि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बोला जाता है कि पैंजिया क्या है भाई। एक्चुअली में शुरू में जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो अर्थ के किसी पर्टिकुलर हिस्से में ही लैंड का डेवलपमेंट हुआ था, और जिस हिस्से में लैंड का डेवलपमेंट हुआ था उस लैंड के एरिया को बोला गया था पैंजिया। फिर अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो ये पैंजिया जो था वो स्प्लिट कर गया, और स्प्लिट करके दो अलग अलग जोन में चला गया, नॉर्दर्न और साउदर्न जोन में। तो नॉर्दर्न जोन जो था उसको हम लोग बोलते हैं लॉरेशिया, और साउदर्न जोन जो था उसको हम लोग बोलते थे गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, ओके। या फिर इसको अंगारा लैंड भी बोला जाता था, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, ओके। ये सब ज्योग्राफिकल टॉपिक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग बायोज्योग्राफिकल एविडेंसेस को देख रहे हैं तो हम लोगों को ये बात समझना ज़रूरी है कि जब पैंजिया के ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म रहा होगा या इस पे उसके ऊपर कोई वेजिटेशन रहा, तो इसके सेपरेशन की वजह से ये दो अलग अलग एरिया में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसके हिसाब से उसमें कुछ ज्योग्राफिकल चेंजेस भी हुआ होगा, कहीं ना कहीं इवोल्यूशन इस चीज़ को डील करता है। अब देखिए आगे क्या हुआ। अब देखिए लॉरेशिया जो था वो भी स्प्लिट किया, लॉरेशिया भी स्प्लिट किया, और लॉरेशिया फाइनली स्प्लिट करके यूरेशिया, ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका वगैरह का फॉर्मेशन किया है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो इस एरिया में जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म रहे होंगे वो सब क्या होंगे, एक ही जैसे रहे होंगे। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं गोंडवाना लैंड का, उसमें भी स्प्लिटिंग हुआ। तो गोंडवाना लैंड का स्प्लिटिंग किस में हुआ, तो साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंडिया में, कुछ ऐसा स्प्लिटिंग होकर के इस टाइप का फॉर्मेशन हुआ है। फाइनली जब रीओरिएंटेशन हुआ, देखिए ये रीओरिएंटेशन की वजह से लगभग कितना कितना साल पहले हुआ था, 135 मिलियन ईयर्स एगो, इंडिया जो था वो फिर से अपवर्ड की तरफ पुश आउट कर गया, मतलब वो यूरेशिया वाले जोन में जाकर के कुछ अटैच कर गया, ओके। और ऑस्ट्रेलिया जो था वो स्प्लिट किया लगभग कितना साल पहले, तो 50 मिलियन ईयर्स एगो पहले। तो इस तरह से जितने भी कॉन्टिनेंटल एरियाज़ थे, अभी जो फिलहाल मॉडर्न पार्ट जो हम लोग अर्थ का देख रहे हैं उसका कहीं ना कहीं फॉर्मेशन हुआ, और इस फॉर्मेशन की वजह से डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म भी डेवलप किए हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिमिलरिटी शो आउट कर रहे थे, जबकि कुछ जो थे एकदम टोटली आइसोलेट हो गए, जैसे ऑस्ट्रेलियन जोन में जो थे वो सारा का सारा एकदम आइसोलेट हो गया। तो वही मैं आगे बता रहा हूँ, देखिए सम रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब उसका लिंक कहीं और से नहीं था। जैसे देखो डबल कोकोनट प्लांट जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो सिसिली आइसलैंड में पाया जाता है। एग लेइंग मैमल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मेनियन जोन में पाए जाते हैं। वहीं पे ओपोसम
सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिका में पाया जाता है। तो ये क्या है, ये एकदम टोटली आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म आ गए ड्यू टू स्प्लिटिंग एंड बायोजोग्राफिकल चेंजेज इन अर्थ। अर्थ में बायोजोग्राफिकल चेंजेज होने की वजह से कुछ इस टाइप का हुआ है। तो आपको याद रखने वाली बात यही रखना है, आपको याद, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें था वो आपका क्या था, जो अर्थ का जो लैंडेड एरिया था शुरू में उसको बोलते थे पैंजिया। फाइनली वो स्प्लिट कर गया नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में। नॉर्दर्न वाले को लॉरेशिया या अंगारा लैंड बोलते थे इसको, साउदर्न वाले को गोंडवाना लैंड बोलते थे हम लोग। ओके, फाइनली लॉरेशिया का स्प्लिटिंग हुआ है किसमें, तो इसका स्प्लिटिंग हुआ है आपका यूरेशिया में, ग्रीनलैंड में, नॉर्थ अमेरिका में। वहीं पे गोंडवाना लैंड का स्प्लिटिंग हुआ है साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और इंडिया में। फाइनली इंडिया जो था वो भी स्प्लिट करके फिर अलग हो गया। इंडिया जो था वो अलग हो करके चला गया किस जोन में, अपवर्डली पुश अप कर गया लगभग 135 मिलियन ईयर्स एगो। और ऑस्ट्रेलिया का जो सेपरेशन हुआ है वो लगभग 50 मिलियन ईयर्स एगो हुआ है। ओके, तो कुछ इस टाइप का डिटेल्स आपको डाटा जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा माना जाएगा फॉर टू अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब आगे बात करते हैं हम लोग, दैट इज एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन माना जाएगा ये, क्योंकि इसी में हम लोग को पढ़ना है होमोलोगस ऑर्गन। देखिए होमोलोगस ऑर्गन को सबसे पहले ओवेन ने बताया था। होमोलोगस, होमो का मतलब क्या हो गया सेम, और लोगोस का मतलब ऑरिजिन, जिसका ऑरिजिन सेम है लेकिन स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट है, फंक्शन उसका डिफरेंट है। जैसे देखो फोर लिम्ब, ये जितना भी ऑर्गेनिज्म मैंने दिया है सब में फोर लिम्ब पाया जाता है, चाहे वो फ्रॉग हो, लिजार्ड हो, हॉर्स हो, व्हेल फ्लिपर्स हो, ह्यूमन का आर्म हो, दैट ऑल आर बिलोंग टू फोर लिम्ब। लेकिन पर्पस अलग अलग है। कहने का मतलब क्या, लिपिंग पर्पस के लिए है, क्रिपिंग पर्पस के लिए है, रनिंग पर्पस के लिए है, स्विमिंग पर्पस के लिए है, ग्रेस्पिंग पर्पस के लिए है। तो आप देख रहे हो पॉइंट ऑफ ऑरिजिन एक ही है फोर लिम्ब, जबकि इसका फंक्शन अलग अलग है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये होमोलोगस ऑर्गन है और साथ में कैसा इवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन भी। ओके, क्योंकि आप पाएंगे कि मार्सुपिलियल एनिमल्स का जो डेवलपमेंट हुआ है वो क्या हुआ है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से ही रिलेटेड है। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से ये सारे डेवलप किए हैं। उसी तरह से देखिए मैंने प्लांट का एग्जाम्पल दे दिया है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे स्पाइंस हो गया, टेंड्रिल्स हो गया, फाइलोक्लेड हो गया और क्लेडोड हो गया। तो स्पाइंस ऑफ बोगनवेलिया, कुकुरबिटा, टेंड्रिल्स, ओपोन्सिया का फाइलोक्लेड और रस्कस का क्लेडोड, ये सारे का ऑरिजिन सेम ही है। ऑरिजिन सेम है, फंक्शन अलग अलग है। प्रोटेक्शन पर्पस है, क्लाइंबिंग पर्पस है, फाइलोक्लेड है आपको सपोर्टिंग पर्पस, और साथ में थोड़ा ये फोटोसिंथेटिक पर्पस भी होता है, क्लेडोड भी सपोर्टिंग पर्पस होता है। तो ये अलग अलग टाइप का एग्जाम्पल है प्लांट और एनिमल से रिलेटेड जिसका पर्पस डिफरेंट है जबकि ऑरिजिन क्या है, सेम ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं एनालोगस ऑर्गन का। एनालोगस ऑर्गन क्या कहता है जिसका कि स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। एना मतलब डिफरेंट, लोगस मतलब ऑरिजिन। ऑरिजिन डिफरेंट लेकिन फंक्शन सेम है। देख रहे हो, ऑरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सबका सेम है। दिस इज अ काइंड ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, है ना। जैसे देखो विंग्स, किसका विंग्स, तो इंसेक्ट का विंग, बैट का विंग, बर्ड्स का विंग। अब देखो इंसेक्ट का विंग क्या है, तो इंसेक्ट का विंग क्या है भाई मेरा, तो ये एक अलग ऑर्गन कह सकते हैं हम इसको, डिफरेंट ऑर्गन है। और बैट का विंग जो है वो क्या है भाई, बैट का विंग अगर देखिएगा तो डिजिट्स है बेसिकली, ये क्या है, डिजिट्स है ना। वर्ड का विंग क्या है, तो फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब है ना। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स अवेलेबल हैं इंसेक्ट में, बैट में, बर्ड्स में। पर्पस क्या है, टू फ्लाइट। उसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं फ्लिपर, फ्लिपर अगर पेंगुइन का देखें और डॉल्फिन का देखें, तो पेंगुइन का फ्लिपर जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फ्लाइट के लिए, या फिर उसको स्पेशली बैलेंसिंग के लिए, फ्लाइट नहीं कह सकते, बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और डॉल्फिन का जो है वो किसके लिए है, स्विमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दोनों का ऑरिजिन क्या है, डिफरेंट है, फंक्शन क्या है, लोकोमोशन, ऑलमोस्ट बैलेंसिंग, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पेंगुइन में भी ये उसको स्विमिंग में हेल्प करता है।
ओके। अगर हम लोग बात करते हैं पोटैटो और स्वीट पोटैटो का, तो देखिए पोटैटो जो है वो आपका क्या है, स्टेम, और स्वीट पोटैटो क्या है, रूट। दोनों अलग अलग ऑरिजिन है, लेकिन फंक्शन टू स्टोरिंग फूड। क्या करता है, स्टोर करता है फूड को स्टोर करता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये ऐसे डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो थे ना, वो एक ही पर्पस के लिए, एक ही टाइप के इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए अपने आप को इवॉल्व कर रहे थे, अपने आप को डेवलप कर रहे थे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन का। देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन किसको कहते हैं, वैसा ऑर्गन जिसका कि हमारे पूर्वजों में ये प्रॉपरली डेवलप था, फंक्शनल था, लेकिन अभी ये नॉन फंक्शनल फॉर्म में है या रिड्यूस्ड फॉर्म में है। वही मैंने बताया है, नॉन फंक्शनल एंड रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गन्स विच वेयर डेवलप इन एंसेस्ट्रल फॉर्म। जो एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म थे ना, उनमें ये अच्छा डेवलप है, लेकिन हम लोगों में ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। जैसे ह्यूमन में लगभग 180 वेस्टिजियल ऑर्गन्स का रिप्रेजेंटेशन किया गया है, जिसका कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे देखिए ईयर मसल्स हमारे बॉडी में पाया जाता है, लेकिन प्रॉपरली डेवलप नहीं है। केनाइन टिथ हो गया, केनाइन टिथ बेसिकली किस में होता है, तो कार्निवोरस में ज़्यादा डेवलप होता है, लेकिन हम लोगों में ये रिड्यूस्ड स्टेट में होता है। विजडम टूथ जो काफ़ी 25 to 30 ईयर्स के बीच में निकलता है, इसका कोई पर्पस नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी में ये आता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जनरली रॉ फूड को डाइजेस्ट करने में इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, अभी हमारे बॉडी में पाया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं है। कोकिक्स या टेलबोन जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारे बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं होता है ये। तो इस तरह से लगभग 180 वेस्टिजियल्स ऑर्गन हमारे बॉडी में अवेलेबल हैं, जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे बॉडी में भले रिड्यूस्ड स्टेट में हैं, लेकिन हमारे एंसेस्ट्रल के बॉडी में ये प्रॉपरली फंक्शनल थे। उसी तरह प्लांट का मैंने एग्जांपल दे दिया, जैसे स्केल्स पाया जाता है रस्कस में और एस्पैरगस में। स्केल्स, रस्कस और एस्पैरगस का जो क्या है वो कोई खास फंक्शन नहीं है इसका, लेकिन ये एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन प्लांट में अवेलेबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेस्टिजियल ऑर्गन को समझने के बाद हम लोग देख लेते हैं कनेक्टिंग लिंक। एकदम वीवीआई टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारा मैंने यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक आपको दिया है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, इवन नीट में भी आ चुका है कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए कनेक्टिंग लिंक कहने का मतलब ये ऐसा इंटरमीडिएट ऑर्गेनिज्म होता है जो ड्यूअल बिहेवियर शो आउट करता है। मतलब 2 डिफरेंट टाइप के जो स्पेसीज होते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ को या फिर फाइलम के प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। जैसे मान लो आपने नाम सुना होगा कि प्लांट और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक। प्लांट और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक क्या है भाई, तो ये क्या है, यूग्लिना, है ना। यूग्लिना को हम लोग बोलते हैं ना प्लांट और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक, क्योंकि यूग्लिना एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटोजोआ फैमिली से बिलोंग करता है, और प्रोटोजोआ में ये थोड़ा बहुत कैरेक्टर एनिमल का भी है, और प्लांट का कैरेक्टर ये है कि इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। तो कनेक्टिंग लिंक है। उसी तरह से देखिए मैंने, अच्छा कनेक्टिंग लिंक क्या बताता है, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है कि कहीं ना कहीं कनेक्टिंग लिंक वाले ऑर्गेनिज्म ये रिप्रेजेंट करते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हुआ है वन फॉर्म टू डिफरेंट फॉर्म। ओके, तो देखिए मैंने कुछ एग्जांपल दिया है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है प्रोटियोस्पोरा, है ना। प्रोटियोस्पोरेंजिया मैंने एग्जांपल दिया है जो प्रोटोजोआ और पोरीफेरा का कनेक्टिंग लिंक है। पेरीपैटस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं घेर देता हूँ इसको। आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा का। नियोप्लिना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोलस्का और एनेलिडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक। चिमेरा देखिए आप देख रहे हैं एक रैट फिश होता है जो कार्टिलेजनस फिश और बोनी फिश के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। प्रोटोप्टेरियस होता है लंग्स फिश जो कि बोनी फिश और एम्फीबियंस के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। पोलिकोसॉरस एक फॉसिल्स है जो कि रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। और डक बिल्ड प्लेटिपस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो बेसिकली मैमल और रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक। तो इस तरह से मैंने कुछ कनेक्टिंग लिंक आपको बता दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिज्म ड्यूअल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है, जिससे हमको एविडेंसेस ये पता चलता है इवोल्यूशन का कि ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट एक टाइप के
फाइलम से या फिर ऑर्डर से या स्पेसीज से दूसरे टाइप के स्पेसीज में हुआ है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए मैंने एक और एग्जांपल दिया था उसका, दैट इज़ हेमिकॉर्डाटा, जिसमें कि गाइनोडर्माटा और कॉर्डाटा के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस का। देखिए एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसका जब आप एम्ब्रियो का स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि उसमें बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म में या यंग वंस में नहीं मिलते। इसका मतलब जब एम्ब्रियोनिक लाइफ क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रिमिटिव लाइफ है, तो एक ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म का प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म एक दूसरे से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इससे क्या पता चलता है कि जब प्रिमिटिव लाइफ मैच कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरलिंक है। ओके, वही मैंने बताया है कि बाई द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट एम्ब्रियो नंबर ऑफ सिमिलरिटी obtained between different group of organism at embryonic level। डिफरेंट टाइप के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियोनिक लेवल पे बहुत सारी सिमिलरिटी मिलती है, और इसको बायोजेनेटिक लॉ के द्वारा अर्नस्ट हैकल ने सबसे पहले बताया था। ओके, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था, ओंटोजेनी रिकैप्लुटेट फिलोजेनी। ओंटोजेनी का मतलब क्या हो गया भाई, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक लाइफ या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कह सकते हैं आप, और फाइलोजेनी का मतलब हो गया इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है ना, वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिपीट करता है, वही बताया गया है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रिपीट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो एक्चुअली में बहुत सारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो को जब स्टडी किया गया डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ में, मतलब फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ऐसे कर कर के जब स्टडी किया गया, तो ऐसा पाया गया कि फर्स्ट वीक के जो एम्ब्रियो थे ना, चाहे वो कोई भी वर्टिब्रेट हो, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर एप्स हो या फिर रेप्टाइल्स हो या फिर एम्फीबियन हो, तो ये सारे वर्टिब्रेट्स के जो फर्स्ट वीक के एम्ब्रियो थे ना, उसमें 90% सिमिलरिटी थी। जब वो सेकेंड वीक में आ गया तो क्या हुआ, ये सिमिलरिटी 80% के करीब हो गई। इसी तरह से जब ये फोर्थ वीक में चला गया तो ये सिमिलरिटी लगभग 50% हो गई। जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा था, उसकी सिमिलरिटी जो थी ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी और डिसिमिलरिटी गेन कर रहा था वो। इससे क्या पता चलता है कि जब लाइफ के प्रिमिटिव फॉर्म में ये सारे वर्टिब्रेट्स, जो डिफरेंट टाइप के वर्टिब्रेट्स, तो उनके एम्ब्रियो जब आपस में सिमिलर टाइप के कैरेक्टर हैंडल कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सारे वर्टिब्रेट्स का कोई कॉमन इंसेस्टर है, उसी में धीरे धीरे चेंजेज हुआ है, और उस चेंजेस की वजह से आज का जो फॉर्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो हमारे सामने अवेलेबल है। ओके, तो देखिए वही बताया गया, आफ्टर स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट्स ही ऑब्जर्व्ड सम बेसिक प्रॉपर्टीज लाइक गिल्स, टेल्स, लिम्स, ये सब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज था जो शो आउट कर रहा था इस चीज़ को। ओके, तो वही चीज़ बताया गया, मतलब इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी शो आउट हो रही थी। तो ये था हमारा बायोजेनेटिक लॉ ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब हम लोग बात कर रहे हैं बायोकेमिकल एविडेंसेस का। देखिए बायोकेमिकल एविडेंसेस मतलब बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते होंगे कि अगर आपने ये स्टडी किया है, बायोकेमिस्ट्री अगर आप स्टडी करते हैं तो उसमें आप पाते होंगे कि बहुत सारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये जितने भी हैं सबका कॉमन एलिमेंट का फॉर्मेशन है, दैट इज़ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। फॉर्म्स थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है, वही बात है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज सिमिलर टाइप ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का, ये सब सिमिलर टाइप के प्रोटीन्स और कंपोजिशंस पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं उनका एक दूसरे के साथ कुछ ओरिजिन का रिलेशनशिप है, तभी तो उसके केमिकल्स कंपोनेंट्स एक जैसे हैं। जैसे देखिए, एक मैंने एग्जांपल दिया है कि रेस्पिरेशन का जो एंजाइम होता है, ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड एंजाइम हो या फिर क्रेब साइकिल से रिलेटेड एंजाइम हो, ये सारे ऑर्गेनिज्म में ऑलमोस्ट सेम ही होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो। इसका मतलब क्या कि जब बायोकेमिकल मैकेनिज्म सेम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके बीच में कुछ कनेक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप।
है ना। उसी तरह देखिए मैंने प्लांट का एग्जांपल दिया है कि क्लोरोफिल ए, चाहे आप कोई भी प्लांट ले लो, आप लोअर ग्रुप्स के प्लांट ले लो, ब्लू ग्रीन एल्गी ले लो या फिर कोई भी कॉमन एल्गी ले लो, आप हायर प्लांट्स ले लो, क्लोरोफिल ए आपको ज़रूर मिलेगा। इसका मतलब क्या, ये क्लोरोफिल ए का प्रेजेंट होना ये सारे टाइप के प्लांट में, इससे क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनका जो पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है वो क्या है, सेम ही चीज़ को एग्जिबिट कर रहा है। ब्लड ग्रुप अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए एप और ह्यूमन में ब्लड ग्रुप जो होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का होता है, लेकिन मंकीज़ में नहीं होता। इससे क्या पता चलता है कि ह्यूमन और एप जो है वो क्या है, एक दूसरे के कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, जबकि मंकी इससे बिलोंग नहीं करता। मंकी का एंसेस्ट्रल ग्रुप अलग है और एप और ह्यूमन का एंसेस्ट्रल ग्रुप क्या है, सेम है। ओके, तो इन बातों से हम ये समझते हैं कि अगर बायोकेमिकल कंपोजिशन डिफरेंट ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म का सेम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं किसी पॉइंट से एक दूसरे से मैच कर रहा है। अब हम लोग लास्ट बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल एविडेंसेस का। मतलब इन्वायरमेंट भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए वेस्टर्न बेटुलेरिया। वेस्टर्न बेटुलेरिया एक एक्चुअली में मॉथ होता है जो ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन जोन और ये इंग्लैंड के जोन में पाया जाता था। एक्चुअली में इसका कलर लाइट होता था, मतलब थोड़ा सा वाइटिश टाइप का कलर होता था, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ना तो देखा गया क्या कि इसका कलर डार्क हो गया। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पॉल्यूशन हुआ, पॉल्यूशन से जो बार्क ऑफ ट्रीज वगैरह थे उसका कलर चेंज किया, तो उस कलर में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर टाइप के मॉथ का भी कलर चेंज हो गया। लेकिन उसी मॉथ को जब हम लोग क्लीन एयर वाले इन्वायरमेंट में लाते हैं और प्रॉपर वे में उसको कल्चराइजेशन करवाते हैं, उसका रियरिंग करते हैं, तो फिर से वो लाइट कलर का हो जाता है। इससे क्या पता चलता है कि इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशनरी सिस्टम को ट्रिगर करने के लिए। ओके, तो इस तरह से आज का जो हमारा वीडियो था वो एविडेंसेस से रिलेटेड वेरियस टॉपिक मैंने आपके सामने डील किया। मुझे विश्वास है कि ये सारा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा और आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प भी करेगा। कुछ टॉपिक्स इसमें थे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं। तो इन्हीं सारी शब्दों के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करने जा रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, अगर आप इससे कुछ लाभ ले रहे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।